Hey guys, welcome back to my channel Ignite Minds. So guys, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप 11th की NCERT बायो जो है वो भी पढ़ाइए। सो गाइज़, तो मैं आज ये स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो अगर आपको इसकी नीड हो तो प्लीज़ आप देखिए, ठीक है। मैं लाइन टू लाइन वाइज इस वीडियो में आपको NCERT की हर डिटेल समझाऊंगी, ठीक है गाइज़। तो चलिए देखते हैं। ये गाइज़, ये जो वीडियो है ये 11th-12th वालों के लिए भी होगी, ठीक है, बेनिफिशियल होगी। ओके गाइज़, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी में जो देखेंगे, बायोलॉजी NCERT में 11th की, ये 11th की NCERT, ठीक है गाइज़। सो जो सबसे पहले जो हम NCERT देखेंगे तो जो इसमें सो गाइज़ ये क्या है, यूनिट 1 है, ठीक है गाइज़। सो गाइज़ ये जो यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड, ओके। दूसरा है आपका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, एंड तीसरा है आपका प्लांट किंगडम, एंड फोर्थ वन इज़ एनिमल किंगडम। तो ये 4 चैप्टर आपके यूनिट 1 में इंक्लूड होते हैं, और यूनिट 1 का नाम है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जो ये फर्स्ट पेज है इसमें आपका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है, इसके लाइफ फॉर्म। तो सो गाइज़ ये जो फर्स्ट पेज है ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है यूनिट का कि क्या क्या है, ठीक है गाइज़। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम लेने जा रहे हैं, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका लिविंग वर्ल्ड, ठीक है गाइज़। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सो गाइज़, अगर आप बुक खोलेंगे 11th की तो सबसे पहले आपको जो पेज मिलेगा वो है आपका अर्नस्ट मेयर के बारे में, ओके गाइज़। जो अर्नस्ट मेयर थे गाइज़, इनका जन्म हुआ था आपका 5 जुलाई 1904 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी के कैम्पटन में, ओके गाइज़। अब देखिए कि इन्होंने अर्नस्ट मेयर के बारे में क्यों दिया है। सबसे पहले बायोलॉजी के पेज में इन्होंने अर्नस्ट मेयर के बारे में क्यों दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि गाइज़ इन्हें डार्विन कहा जाता था। इसलिए दिया है क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता था, डार्विन कहा जाता था इन्हें, ठीक है। डार्विन कहा जाता था किसका, 20th सेंचुरी का। ये देखिए, डार्विन कहा जाता था इन्हें किसका, 20th सेंचुरी का। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, ये भी देख लीजिएगा कि इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। जो इसमें मेन पॉइंट है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है गाइज, ठीक है। इन्हें नाम क्या है, अर्नस्ट मेयर है। इन्हें क्या कहा जाता था, डार्विन कहा जाता था 20th सेंचुरी का, ठीक है गाइज। और जो इन्हें 3 क्राउन मिले थे इन्हें बायोलॉजी के, ठीक है। इन्हें ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। तो वो कौन कौन से क्राउन हैं, वो कौन कौन से अवार्ड है। सबसे पहला है आपका बाल्जन अवार्ड, दूसरा है आपका इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, और तीसरा है आपका क्रेफूड प्राइज़। सो गाइज़, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और मेन बात यह है कि इनका जो इसमें इंट्रोडक्शन है वो बायोलॉजी के फर्स्ट पेज में क्यों दिया है, क्योंकि हम पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था स्पीशीज़ का। इन्होंने क्या दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए गाइस, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, ही ऑल्सो पियोनीड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। सो गाइज, जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ बस आप उन्हें नोट करते जाइएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो अर्नस्ट मेयर थे उन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता था, ठीक है। उन्हें 3 प्राइज़ों से नवाजा गया, ठीक है। क्रेफूड प्राइज़ और आपका बाल्जन प्राइज़ हो गया, और इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी। और इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था, ठीक है गाइज। बस इतना याद रखिएगा। चलिए अब चैप्टर पे चलते हैं। तो जो आपका चैप्टर है, तो चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। तो लिविंग वर्ल्ड में इस चैप्टर में गए जो ये पैराग्राफ है, ये इसमें बता रखा है कि हमारे जो फैसिनेटिंग है, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारे डाइवर्सिटी है, ठीक है। जो हमारे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी वो होता है जिसमें प्लांट, एनिमल हम सब इंक्लूड करते हैं, पौधे, जीव जंतु सब इंक्लूड करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है गाइज। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी, इस सब के बारे में बता रखा है आपको, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है गाइज, इस चैप्टर का।
सो अब जो आपका मेन जो पोर्शन शुरू होता है ये वो यहाँ से शुरू होता है, व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग क्या है। ठीक है, लिविंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि डिफाइन लिविंग, वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग क्या होते हैं कि लिविंग यानी कि देखिए आप ही सोचिए गाइज, आप लिविंग किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को डिफ़ाइन करना है हमें कि कौन लिविंग है, तो हम सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताएंगे कि वो चलता है, फिरता है, ठीक है, ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है यानी कि रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं गाइज, लिविंग के आपके वो हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। ठीक है, उनकी विशेषताएँ हो जाती हैं किसी लिविंग जंतुओं की, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो एनसीईआरटी में आपको यही बताया गया है कि कौन कौन से लिविंग है और कौन से लिविंग नहीं है, मतलब उनके फीचर्स बताए गए हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला जो फीचर है एनसीईआरटी में जो दिया है आपको वो है ऑल लिविंग, क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, कि सभी जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, जो जीवित है जो जंतु, ठीक है, जितने भी प्लांट या एनिमल, तो वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं गाइज। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं आपको कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं। सो गाइज आप खुद ही सोचिए कि जो अगर हम किसी को लिविंग बोल रहे हैं, तो हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले कि वो ग्रो करता है, ठीक है, दूसरा वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, और तीसरा क्या करते हैं, वो मूवमेंट करता है। सो गाइज ये हम उन पे फीचर देखते हैं ना, तो इसमें हम गाइज एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम मतलब एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। सो गाइज जो हम देखते हैं ना, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ये रियली में क्या होता है, ये रियली में आपका इनके फीचर्स नहीं होते जीव जंतु के, किसी जीवित जीव जंतु के ये रियली में फीचर्स नहीं होते। तो हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने बोला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सो गाइस जो ग्रोथ है, इसका मतलब कि ये कौन सा टॉपिक हो गया, ग्रोथ। ठीक है, आप इसे हेडलाइन बना के ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। सो ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक तो वो इंक्रीज़ हो रहा है मास में और इंक्रीज़ हो रहा है नंबर में। मतलब कि यहाँ पे इंक्रीज नंबर क्या हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, कोशिकाओं का नंबर जो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ कह रहे हैं। ठीक है, उसे हम ग्रोथ कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, ट्विन मतलब कि दो जो फीचर, दो जो विशेषताएं हैं हमारे ग्रोथ के, वो क्या हैं, वो है आपके इंक्रीज इन मास, ठीक है, मास का बढ़ना, ठीक है, हमारे अंदर जो मास है उसका बढ़ना, और क्या बढ़ना, इंक्रीज इन नंबर। मतलब ये नंबर किसका बढ़ रहा है गाइज, ये नंबर हमारा नहीं, ये नंबर बढ़ रहा है सेल्स का, हमारी सेल्स का, हमारी कोशिकाओं का, जो हमारे बॉडी के अंदर है, उन कोशिकाओं का बढ़ना या नंबर में बढ़ना, उसे हम क्या कह रहे हैं गाइज, ग्रोथ कह रहे हैं। ठीक है गाइज, अब इसमें बताया गया है कि जो ग्रोथ है एनसीईआरटी में आगे बताया गया है, जो ग्रोथ है, ठीक है, वो दो प्रकार की होती है हमारे अंदर। ठीक है, दो प्रकार की मतलब दो प्रकार से देखी जाती है। ठीक है, जो ग्रोथ है आपकी, वो गाइस अलग अलग तरह की होती है। किसमें, मल्टी सेलुलर में अलग होती है, और आपके यूनिसेलुलर में ग्रोथ का मतलब अलग होता है गाइस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मल्टी सेलुलर की तरफ। तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। ठीक है, जो आप मल्टी सेलुलर का मतलब तो जानते हैं ना, मल्टी यानी कि मैनी, मल्टी है यहाँ पे मैनी, और सेलुलर मतलब क्या है यहाँ पे, सेल यानी कि कोशिकाएं। ठीक है, कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टी मतलब हम किस चीज़ से बने, हम बहुत सारे सेल से बने हैं, तो हमें क्या बोलते हैं गाइस, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मतलब हम कई सारे सेल से बने, तो हम इसलिए मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मतलब कई कोशिकाओं से बनने वाले जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम उन्हें मल्टी सेलुलर बोलते हैं।
तो क्या बोल रहे हैं कि हम कैसे ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी कैसे ग्रोथ करती है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है सेल डिवीज़न से। गाइज ये जो एनसीईआरटी की लाइन पे लिखा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कैसे ग्रो करते हैं, बाय सेल डिवीज़न। सो गाइज अब मैं बता देती हूँ आपको कि सेल डिवीज़न क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सेल डिवीज़न देखते हैं। तो सेल डिवीज़न का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें जो क्या होते हैं, कई कोशिकाओं से बने होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जब हम ये सेल मैच्योर हो जाते हैं गाइज, जब ये सेल अपने मैच्योर स्टेज में आते हैं तो ये क्या करते हैं गाइज, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 में डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 में डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमारे अंदर सेल डिवीज़न होता रहता है गाइज, ठीक है। ये क्या है, सेल विभाजन, कोशिका विभाजन कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो कोशिका का विभाजन कैसे होता है, 1 से 2 में, 2 से 4 में, ठीक है, 4 से 6 में। तो ऐसे ऐसे करके ये क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है किसके अंदर, और इसे ही जो कोशिका विभाजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं, आगे लिखा है आपका कि इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू दियर लाइफ स्पैन। अब देखें हमने क्या बोला कि मल्टी सेलुलर में भी कैसे हो रही है ग्रोथ, कैसे हो रही है ग्रोथ मल्टी सेलुलर में, सेल डिवीजन से हो रही है। अब ये प्लांट में भी ये क्या हो रही है, सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन मतलब कि कोशिका का विभाजन होने से ही प्लांट में भी ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब प्लांट कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। जो ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी तो सेल्स हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स हैं, आपने सुना होगा टिश्यू है अलग अलग, फॉर एग्जांपल जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये सारे टिश्यू हैं, ठीक है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो ये भी क्या कर रहे हैं, सेल डिवीज़न कर रहे हैं। तो सेल डिवीज़न मैंने आपको बताया। तो फ़र्क क्या है हमारी ग्रोथ में और प्लांट की ग्रोथ में, फ़र्क ये है कि जो हमारी ग्रोथ होती है, एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ एक लिमिटेड निश्चित टाइम तक, निश्चित समय तक क्या होती है, ग्रो करती है हमारी बॉडी। पर जो प्लांट की बॉडी है वो क्या करती है, वो ग्रो क्या करती है, कंटिन्यूसली ग्रो करती है। इसीलिए तो पेड़ बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो क्यों होते हैं वो, इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी अनिश्चित, यानी कि उनकी लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, समझे। ओके गाइज, तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूज़न मिला कि जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स है लाइक हम मल्टी सेलुलर, तो इनमें क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ। और गाइज हिंदी वालों के लिए निश्चित, ठीक है, निश्चित ग्रोथ होती है, ठीक है, निश्चित ग्रोथ होती है, इनका लिमिटेड होती है, मतलब एक एज से ज़्यादा ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो उसे बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। और प्लांट में क्या होती है गाइज, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है, अनिश्चित, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्लांट अगर ग्रो कर गया एक बार तो वो ग्रो करता जाएगा जब तक कि वो एक सिनेंसिड फेज में नहीं आ जाता, ठीक है गाइज। तो ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है गाइज। और गाइज आज की इस वीडियो में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और हम दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो और क्या बोल रहे हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टेन एज। देखिए वही बोल रहा है जो मैंने आपको बताया कि जो एनिमल में है, जो ग्रोथ होती है एनिमल के अंदर, वृद्धि होती है जो, वो क्या होती है, सर्टेन एज तक देखी जाती है। मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि 20 साल के बाद क्या थे, हाइट नहीं बढ़ती, तो यही है सर्टेन एज में ये एनिमल में देखी जाती है, ठीक है। सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, ठीक है। अब देखिए सेल डिवीजन क्यों होता है, सेल डिवीजन इसलिए होता है हमारे बॉडी के अंदर, एक तो ग्रोथ के लिए होता है और एक इसलिए होता है, मतलब यानी कि वृद्धि के लिए होता है, ग्रोथ के लिए, और एक दूसरा होता है रिप्लेस करना, ठीक है, किसको, सेल्स को। तो लॉस्ट सेल को रिप्लेस करना, इसलिए भी हमारा अंदर सेल डिवीजन होता है। तो सो गाइज ये हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ मल्टी सेलुलर के अंदर पढ़ी, मल्टी सेलुलर के अंदर पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, यूनिसेलुलर। अब देखिए यूनिसेलुलर, मल्टी मैंने क्या बोला था, मल्टी का मतलब मैंने बोला था मैनी, यानी कि कई, और सेलुलर मतलब कोशिका। तो कई कोशिका से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे यूनिसेलुलर किसे बोलते हैं, यूनिसेलुलर। यहाँ पे यूनि का मतलब क्या हुआ, वन, ठीक है, और सेलुलर मतलब क्या हुआ, सेल। तो एक कोशिका से जो बना जो ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
आगे बात समझ में, तो उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी कैसे ग्रो करते हैं, बाय सेल डिवीजन। ठीक है, बाय सेल डिवीजन। अब क्या बोल रहे हैं कि वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन वाइट्रो कल्चर बाय सिंपली द काउंट द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या बोल रहे हैं कि जो सेल डिवीजन है, जो कोशिका विभाजन है, जो कोशिका विभाजन है, हम उसे इन विट्रो कंडीशन भी कहते हैं। सो गाइज अब मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन विट्रो कल्चर क्या होता है। सो गाइज इन विट्रो कल्चर क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट मीडियम से बना होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम सेल डिवीज़न देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे कोई सेल को रख दें इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, सेल है, जैसे ये सेल है, तो ये इसमें हम देख सकते हैं कि कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, सेल का विभाजन कैसे कैसे हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, इन विट्रो कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, काउंट सेल का डिवीजन, कोशिका विभाजन। आगे बात सुनने, आप बोल रहे हैं इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल और प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, वेरी वेरी IMP गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में, सॉरी बोर्ड एग्जाम मतलब जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको ये लाइन मिल जाएगी कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। एक्सक्लूसिव यानी, अब एक्सक्लूसिव मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि अलग अलग होने वाले इवेंट। ठीक है, अलग अलग होने वाले मतलब कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, और रिप्रोडक्शन यानी कि जो प्रजनन है, जो ग्रोथ, वृद्धि और जो प्रजनन है वो हायर ऑर्गेनिज्म है। हायर ऑर्गेनिज्म कौन हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर जो जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं मतलब कि ग्रोथ अलग होती है और रिप्रोडक्शन अलग होता है। पर ध्यान रखिए, एक्सेप्शन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान क्या रखने वाली बात है कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, हम हायर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर कंडीशन है। ठीक है, कई कोशिका वाली कंडीशन है, तो हमारे अंदर जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है और जो प्रजनन की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक्सक्लूसिव मतलब क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक कोशिका वाला ये जो जंतु होता है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें एक ही सेल है। तो अगर वो सेल ग्रो करेगी, ठीक है, अगर ये सेल क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेगी, तो ये 2 में बन जाएगी। तो इसी को ही हम ग्रोथ भी कहेंगे और इसी को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट क्या हुआ। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने यहाँ पढ़ लिया और इंक्लूसिव हम नीचे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए अब क्या है, अब ये बोल रहे हैं कि वन मस्ट, क्या बोल रहे हैं, वन मस्ट, तो इसमें कह रहे हैं वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि ग्रोथ, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि क्या होती है कि अगर हमारा मास इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी बॉडी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है हमारी बॉडी, तो उस जब हमारा मास इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी मास, ठीक है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ कह रहे हैं। हम नॉर्मली ऐसा कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया। क्या बोल रहे हैं, अगर हम ग्रोथ को क्या बोलते हैं कि ग्रोथ क्या है, अगर कोई आपसे नॉर्मली पूछे तो ग्रोथ क्या है, तो आप बोलेंगे कि बॉडी मास का बढ़ना। ठीक है, शरीर के जो मास का बढ़ना है उसे क्या बोलते हैं, बॉडी मास कहते हैं। अगर आप इसको क्राइटेरिया रख रहे हो, ठीक है, इसके बेसिस पे बोल रहे हो, तो NCERT क्या बोल रही है, NCERT क्या लिख रही है, NCERT बोल रही है कि अगर आप इसको क्राइटेरिया रख रहे हो बॉडी मास की, बॉडी मास ही ग्रोथ है, वृद्धि है शरीर की, तो बोल रहे हैं कि ऐसे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर आप बॉडी मास क्राइटेरिया रख रहे हो तो बोल रहे हैं कि ऐसे तो नॉन जो लिविंग है वो भी ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि माउंटेन, ठीक है गाइस, ये माउंटेन है, जैसे ये माउंटेन है, ये जैसे इस साल जैसे छोटा है, अगले आप 35 साल बाद देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा बड़ा होता जाएगा। ये बड़ा बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सेडिमेंटेशन हुआ। ठीक है, इसके अंदर जो कण हैं, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, ये सब आए तो ये ग्रो कर करके क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये छोटे से बड़ा तो हुआ, तो क्या हम इसे ग्रोथ नहीं बोलेंगे, तो इसे भी तो हम ग्रोथ बोल रहे हैं। तो
NCERT यही बोल रही है, यही लिख रही है कि जो ग्रोथ है वो हमें लिविंग और नॉन लिविंग में भी पाई जाती है ग्रोथ, अगर हम बॉडी मास क्या रखते हैं, बॉडी मास अगर हम क्राइटेरिया रखते हैं, ठीक है। तो हेंस इसके कारण क्या हुआ, अब क्या है, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, लिविंग भी ग्रो कर रहा है बॉडी मास के क्राइटेरिया पे, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, नॉन लिविंग भी। अगर हम बोलेंगे कि ग्रोथ फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आप इसको उसकी और विशेषताएं भी जोड़ेंगे तब जाके बोलेंगे। अगर आपको बोलना ही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म विशेषता होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ, तभी ये माना जाएगा आंसर ठीक है। इंटरनल ग्रोथ बोलना पड़ेगा आपको कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ होती है। हालांकि फिर अगर आप सिर्फ ग्रोथ बोलेंगे तो ग्रोथ तो आपके लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। सो गाइस यही है आपके ग्रोथ के बारे में, बस इसमें यही लिखा है, ठीक है गाइस। चलिए फिर नेक्स्ट ये देखिए, ये लिखा है ना, इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है कि माउंटेन भी तो ग्रो करते हैं एज अ ये सब, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है गाइस। अब आते हैं जो दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ी, ग्रोथ पढ़ी, अब दूसरी क्या पढ़ रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइस। हाँ, तो हम दूसरी क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या है गाइस, तो मैंने आपको अभी बताया, फिर हम रिप्रोडक्शन में फिर हम वही 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट मतलब कि रिप्रोडक्शन किस किस में होता है, रिप्रोडक्शन आपका मल्टी सेलुलर में भी होता है और यूनिसेलुलर में भी होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं वाले जीव जंतु में भी होता है रिप्रोडक्शन, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिका वाले जीव जंतु में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, ठीक है गाइस। सो आपका इसमें क्या लिखा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेसेस फीचर और मोर और लेस टू दोज ऑफ द पेरेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर कंडीशन मैंने आपको बताई ना कि बहुत सारे सेल की जो जैसे हम हैं, तो इसमें क्या होता है, जो प्रजनन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, अपनी संतानों को जन्म देना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, ठीक है, ये जन्म देना, उनका प्रोडक्शन करना, उसे ही क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। समझ में आ गया गाइस। और जो हमारे जो संतानें होती है, ह्यूमन बीइंग की जो संतानें होती है वो क्या होती है, या तो वो उनसे मोर सिमिलैरिटी रखेगी या तो वो उनसे लेस सिमिलैरिटी रखेगी, ठीक है गाइस, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल प्रजनन है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। देखिए अब 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है गाइज, तो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन कौन से होता है आपका, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रजनन, और दूसरा होता है आपका ए सेक्सुअल प्रजनन, ठीक है, 2 टाइप का। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है गाइज, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म लाइक क्या बोलते हैं, जैसे हम है, ह्यूमन बीइंग है। और ए सेक्सुअल किस में होता है, जैसे फंजाई में, ठीक है, इसका एग्जांपल है फंजाई किसे मल्टीप्लाई करती है, यानी कि 2, मतलब ये अपने को मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अपने नंबर को बढ़ाती है, किससे, ए सेक्सुअल स्पोर से, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट और हाइड्रा, ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्डिंग से। गाइज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन आ जाता है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आ जाता है आपका ईस्ट, ठीक है, और एक आता है आपका हाइड्रा, ठीक है। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है आपका, जो ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन है, ईस्ट और हाइड्रा में, वो किससे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, किससे प्रजनन कर रहे हैं, वो किस स्पोर से कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम बर्डिंग, वो बर्डिंग से, बर्डिंग यानी फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये है हाइड्रा, ये हाइड्रा है, ठीक है, बर्ड, इससे एक क्या होगा, जैसे ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, ये पेरेंट है, ठीक है, इससे एक ही ऐसे बर्ड निकलेगा, इससे ऐसे बर्ड निकलेगा, और जब ये मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, जब परिपक्व हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये टूट के ऐसे नीचे गिर जाएगा, तो ये दोबारा ग्रो हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं गाइस, बर्डिंग बोलते हैं, ठीक है।
देखिए प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया को हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। इसमें हमें क्या दिखाया जाता है, ट्रू रीजेनरेशन। ट्रू रीजेनरेशन का मतलब है कि इसमें क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होते, जो टूटे हुए कटे हुए पार्ट होते हैं प्लेनेरिया के, ठीक है, वो रीजनरेट होते हैं, अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि प्लेनेरिया ये है, क्या है, सो गाइज ये क्या है, प्लेनेरिया है, ठीक है, ये प्लेनेरिया है। अगर आप गाइज प्लेनेरिया को यहाँ से कट करोगे, ये कितना, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग हो गया, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ से कट करते हो फिर भी ये कैसे ग्रो हो जाएगा, ऐसे ग्रो हो जाएगा। अगर आप इसे इधर से भी कट करते हो, ये वाला हिस्सा जो है ये भी एक प्लेनेरिया में क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और ये वाला जो तीसरा हिस्सा है ये भी एक प्लेनेरिया में ग्रो कर जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं गाइज, रीजेनरेशन। री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब दोबारा उत्पत्ति, ठीक है। इसकी दोबारा उत्पत्ति हो रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, रीजेनरेशन बोल रहे हैं। मतलब जो इसके फ्रेगमेंटेड गाइज, फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होगा, जब हमने कट कर दिया तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमेंटेड पार्ट। मतलब जो इसके कटे हुए पार्ट से दोबारा क्या बन जा रहा, प्लेनेरिया बन जा रहा, और इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, रीजेनरेशन। गाइज याद रखिएगा, रीजेनरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लेनेरिया के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। तो फंजाई एक फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है, प्रोटोनिमा मॉस है, और ये किससे मल्टीप्लाई होते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ये स्पाइरोगायरा, ये एल्गी है, ये क्या होती है गाइज, ये क्या होती है, एल्गी है, ठीक है। ये गाइज इसको ना ऐसे से रिप्रोड्यूस होती है, इसे कट करेंगे, ठीक है, स्पाइरोगायरा को, तो ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, ये ऐसे रिप्रोड्यूस करती हैं। सो गाइज आप कुछ ध्यान मत रखिए, आप इतना ध्यान रखिए कि जो रिप्रोडक्शन का तरीका वो किस में क्या है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया अभी, हाइड्रा में मैंने क्या बताया, हाइड्रा और ईस्ट में क्या है, बडिंग है, ठीक है। फंजाई में अगर आपको पूछेंगे तो फंजाई में आप क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, ठीक है, कुछ फंजाई लाइक स्पाइरोगायरा, ठीक है। और अगर हमारे अंदर पूछेंगे तो हमारे अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमारे अंदर एसेक्सुअल नहीं है, हमारे अंदर, क्योंकि हम क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो गाइस यही है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर, इस लाइन में। तो इस लाइन में आगे क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है जी, देखिए व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हमने मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ लिया। मल्टीसेलुलर क्या थे, हम थे, ठीक है, फंजाई भी मल्टीसेलुलर है, प्लांट भी मल्टीसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिका वाले जो जंतु होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कैसे ग्रो करेगा, बैक्टीरिया का क्या है, बैक्टीरिया का तो एक ही कोशिका से बना है, मैंने आपको पता है, एक ही कोशिका से बना है बैक्टीरिया। अब गाइज अगर ये अपने को मल्टीप्लाई करता है 2 से, तो इसे ही गाइज हम ग्रोथ भी कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सो गाइज तो इसका मतलब है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो एक जैसा होता है, और उस एक जैसे को जो इवेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं गाइज, इंक्लूसिव इवेंट। उसे हम क्या कह रहे हैं, इंक्लूसिव इवेंट, ठीक है, उसे कह रहे हैं इंक्लूसिव मतलब एक साथ होने वाले इवेंट। एक साथ यानी कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो हम उसे रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव इवेंट कहते हैं। आगे बात सुनने। सो ये है आपका इंक्लूसिव इवेंट, किसमें, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिका वाले जंतुओं में। आगे बात सुनने, ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोल रहे हैं कि जो क्या होता है, फर्दर क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जांपल म्यूल यानी म्यूल किससे हुआ है, म्यूल हुआ है आपके हॉर्स, और जो वो देखे आपने जो खच्चर होते हैं, जिन्हें कुछ क्या कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाँ जो खच्चर होते हैं, इनके जो रिप्रोडक्शन से क्या बना है आपका, म्यूल्स बना है, म्यूल्स, ठीक है। जो म्यूल्स होते हैं ना गाइस, ये क्या करते हैं, ये वो नहीं कर पाते, इन्हें खच्चर बोलते हैं म्यूल्स को, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ठीक है। और स्टेराइल वर्कर भी
वर्कर बी आप जानते हैं जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी नहीं, ये वर्कर बी अलग होता है, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, प्रजनन नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन है, इसीलिए बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन भी क्या है, रिप्रोडक्शन भी क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अब मेरे को बताओ कि कोई इंसान है, ठीक है, कोई कपल है, कोई दो कपल है, हस्बैंड और वाइफ, अगर वो क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ना, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, हम उन्हें नॉन लिविंग तो नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये डिफ़ाइन नहीं करता, रिप्रोडक्शन भी डिफ़ाइन नहीं करता कि कोई इंसान लिविंग है या नॉन लिविंग है। आई बात समझ में? तो यही इस लाइन का कहने का मतलब था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम कैरेक्टरिस्टिक में चलते हैं वो है आपकी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अभी हमने दो पढ़ लिए, पहला आपने ग्रोथ पढ़ा, दूसरा आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा। इन दोनों में से हमको क्या कंक्लूजन मिला कि ना तो ग्रोथ है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर, ना ही रिप्रोडक्शन, ठीक है। तीसरा देखेंगे कि है कि नहीं, हम एग्जामिन कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो आपको चेक ही करा रही हूँ और आप देखते रहिए फिर। तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब गाइज मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अब आप इसमें कंफ्यूज आएंगे। तो जो हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं गाइज, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, मेटाबॉलिज्म में हमारे अंदर जितने भी मतलब सारी जो केमिकल रिएक्शन, और हिंदी वालों के लिए गाइज जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हें हम जो एक साथ होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये आपको जो मेटाबॉलिज्म है ये आपको हर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, पर एक नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कुछ लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, इसके अंदर तो सेल है नहीं, ठीक है, इसके अंदर सेल तो है नहीं, तो क्या इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा? क्या ये कोई क्रियाएं कर रहा है? इसके अंदर कोई केमिकल रासायनिक क्रियाएं हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये क्या है, लिविंग, तो ये क्या है, लिविंग नहीं है। तो इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, मतलब वो फीचर है, वो हमारे जो लिविंग कंडीशन को समझाते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म वो है। चलिए देखते हैं फिर मेटाबॉलिज्म कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, ठीक है, वो क्या है, केमिकल से बने हैं। और ये केमिकल छोटे बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, ठीक है, किसमें, बायोमॉलिक्यूल में बनते रहते हैं और ये टूटते भी रहते हैं। और इसी केमिकल जो रिएक्शन है इसे ही हम क्या कहते हैं गाइज, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। आप सिंपल भाषा में याद रखिए, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर होती रहती हैं, रासायनिक क्रियाएं मतलब रासायनिक यानी कि रसायनों का बनना टूटना, रसायन यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का टूटना बनना, ये सारी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म भी दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म होती है और एक कैटाबॉलिज्म होती है, ठीक है गाइस। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि जो देखिए, अब ऐसा तो है नहीं, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म मल्टीसेलुलर में होता हो और यूनिसेलुलर में ना होता हो। यूनिसेलुलर भी तो सेल का बना है, ठीक है, ये सिर्फ सेल है, ये यूनिसेलुलर भी तो सेल का बना है, तो ये दोनों में पाई जाती है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। तो आप देखिए ये डेफिनेशन आ गई आपकी, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसे क्या बोल रहे हैं हम, मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है सम टोटल, मतलब सब चीज़ों को, जितनी भी वो है रासायनिक क्रिया को अगर हम जोड़ दें, उनका सम कर दें, ठीक है, उन्हें जोड़ दें, जो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। अब नीचे वाली लाइन में क्या करें कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी जो नॉन लिविंग होता है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पेन, ये नॉन लिविंग है, ये क्या करती है, एग्जिबिट, मतलब इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता। क्या बोल रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, वो हम कहाँ भी देख सकते हैं, आउटसाइड आवर बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम भी में देख सकते हैं। सेल फ्री सिस्टम यानी कि अभी मैंने आपको बताया इन वाइट्रो कंडीशन, ठीक है, आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, अगर नहीं सुना होगा तो आप ये 12 चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ मैं भी बता दूंगी, ठीक है गाइज। अगर आपको ये टेस्ट ट्यूब बेबी ये जो प्रोग्राम है अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं आपको ये भी बता दूंगी, ठीक है गाइज। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है,
सो गाइस जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनता है, ठीक है, वो इन वाइट्रो कंडीशन में बनता है, ठीक है। ये इन वाइट्रो कंडीशन है, ये मैंने कहा था ना न्यूट्रिएंट का माध्यम होता है, ठीक है। इसके अंदर सेल बनता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इसमें भी हम देख सकते हैं, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है गाइज। अब क्या बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन हमारे जो किस में परफॉर्म हो रही है, टेस्ट ट्यूब में, ना तो वो लिविंग है और ना ही क्या है, नॉन लिविंग है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हर एक सेल में, हर मतलब मल्टीसेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, सब ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह रहे हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह रहे हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो और क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों किसके बने हैं, सेल के बने हैं, सेल के बने हैं ना। तो इसीलिए ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और सेल से कौन बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बना है, नॉन लिविंग तो बना नहीं है। सेल से कौन बना है, लिविंग। इसीलिए ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो मैंने आपको ये भी बताया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब कि जो विशेषताएं बता रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि जो कंफर्म कर रहे हो, हाँ भाई कि ये क्या है, लिविंग ही है, ये नॉन लिविंग नहीं है, वो होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। मतलब कि जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, एक्सेप्शन यानी कि मतलब ऐसा ना हो कि हाँ इसमें होती है और इसमें नहीं होती, तो जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलेंगे, कि वही प्रॉपर्टी किसको समझाती है कि कोई ऑर्गेनिज्म जीवित है, ठीक है। सो चलिए गाइज अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज दिस। अब क्या बोल रहे हैं, ये हमने कितनी पढ़ी थी, 4 पढ़ ली थी हमने। एक ग्रोथ पढ़ी थी, पहली ग्रोथ पढ़ी थी, दूसरी रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा हम क्या पढ़ रहे हैं, चौथा हम पढ़ रहे हैं आपका कॉन्शियसनेस। ये क्या है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो गाइस आप ये हेडिंग डालिएगा, ये क्या है, हाँ चौथा ये क्या है, कॉन्शियसनेस। आप क्या बोल रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है वो क्या है, अपने सराउंडिंग को, अपने वातावरण को अपने चारों तरफ पहचानने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं गाइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट को। लाइट यानी कि अगर ज़्यादा धूप पड़ रही है तो हम अपने आँखों में जैसे हाथ रख लेते हैं, अपने चेहरे पर हाथ रख, ताकि लाइट ना पड़े। तो इसका मतलब कि हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब कहीं ज़्यादा धुआं हो जाए तो हम वहाँ से हट जाते हैं, तो हमें क्या होता है, महसूस होता है। तो यही क्या होता है, कॉन्शियसनेस होती है। और ये कॉन्शियसनेस किसके अंदर है, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक कुत्ता भी है, कोई बिल्ली भी है, अगर वो देख रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल बिल्ली है, अगर वो बिल्ली देख रही है कि कुत्ते को आते हुए कि डॉगी उसके पास आ रहा है, कोई भी डॉग, तो वो क्या करेगी, भाग जाएगी। क्यों भाग रही है, क्योंकि उसे कॉन्शियसनेस है, उसे क्षमता है अपने सराउंडिंग में पहचानने की कि मेरे सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। सो गाइस कॉन्शियसनेस क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का विशेषताएं हैं, ठीक है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो और प्लांट में कॉन्शियसनेस कैसी होती है, प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर धूप पड़, जैसे प्लांट है और अगर यहाँ से ये सन है, अगर यहाँ से धूप पड़ रही है तो प्लांट भी इसी की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसी के ये क्या कर रहा है, प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने इसकी तरफ, लाइट की तरफ, जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकार्योट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकार्योट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज़। क्या बोल रहे हैं, जितने भी एनवायरमेंटल क्यूज़ है, लाइक लाइट, वाटर, ठीक है, टेम्परेचर, ये सारे क्या एनवायरमेंटल क्यूज़ है, ठीक है। तो इनसे सब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकार्योट हो, प्रोकार्योट मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूकार्योट मतलब एडवांस, तो वो कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को ये क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, ठीक है, जागरूक होते हैं, ये कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो कॉन्शियसनेस है देयरफॉर क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिफाइनिंग मतलब ये डिफाइन करती है कि हाँ ये एक क्या है, जीवित जीव है, जीवित जीव है कोई ऑर्गेनिज्म। मेरी बात आई समझ में, ये चौथा पॉइंट था, ठीक है। पांचवा जो एक्सेप्शन, अब इसमें थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, ये पैराग्राफ भी देख लीजिए। तो ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब हमने किसकी बात करी, हमने सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं।
देखिए ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अवेयर तो होता ही है। अवेयर मतलब कि वो बाहर सराउंडिंग में जितने भी लड़ाई झगड़े, ठीक है, जितने भी हो रहा है वो उसको तो देखता ही देखता है, पर वो क्या होता है प्लस सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होता है, ठीक है। मतलब वो बाहरी रूप से जागरूक तो होता ही है, पर वो खुद भी स्वयं भी क्या होता है, जागरूक होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है उसके अंदर। ये क्या है गाइज, ये इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अगर कोई इंसान कोमा में है तो हम उसे लिविंग बोलेंगे। ये गाइस डिबेट है, बहुत ही बड़ी डिबेट है कि ये क्या है, जो कोमा का पेशेंट है, जो इंसान कोमा में प्रेजेंट है, जो रहता है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसे, आप ही बताइए। देखिए अब देखते हैं, अब हम ही एनालिसिस करते हैं कि उसे लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे, आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके आप ही बताना गाइस कि जो कोमा पेशेंट है उसे हम लिविंग कहेंगे नॉन लिविंग कहेंगे। देखिए जो कोमा पेशेंट है, ठीक है, कोमा पेशेंट है, इसका ब्रेन भी कैसा है, ब्रेन यानी कि दिमाग क्या है, डेड है। डेड क्यों है, उसे कुछ नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है, नर्व सेल सारी डेड हो गई, तो ये क्या है, ब्रेन डेड है। समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके अंदर अभी भी सेल है, कुछ सेल तो जीवित होंगी, कुछ सेल तो हैं, तो उस क्या है, मेटाबॉलिज्म भी है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या लगी रहती है, मशीन लगी रहती है ना, यूरिन पास करने की, ऑक्सीजन की, तो मतलब उसके सेल काम कर रहे होंगे, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी है, ठीक है। और क्या होता है, और उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो है नहीं, पर उसका हार्ट अगर अभी भी काम कर रहा है, अभी तो वो मरा नहीं, तो सो गाइज इसीलिए इसके अंदर क्या है, डिबेट है। और अगर एनसीईआरटी अगर किसी एग्ज़ाम में आता है तो आप लिविंग ही लगाइएगा, वैसे ये भी ज़्यादा प्रॉपर ठीक नहीं है, पर आप आंसर लिविंग ही लगाइएगा, ठीक है गाइज। तो चलिए एनसीईआरटी में क्या है वो देख लेते हैं हम। सो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि जो कोमा पेशेंट है हॉस्पिटल में, वो किससे सपोर्ट कर रहा है, उसे मशीनों द्वारा से सपोर्ट कर रहा है, उसका हार्ट रिप्लेस किया हुआ है, लंग्स है, तो इस पेशेंट क्या है, ये पेशेंट क्या है, ब्रेन डेड है, मतलब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है कोमा पेशेंट का, इसमें कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो इसे बोल रहे हैं कि जब ये क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो अगर एनसीईआरटी लेवल या फिर बोर्ड एग्ज़ाम लेवल से आप देख रहे हैं तो ये क्या सिंपल जो आपके 11th में एग्ज़ाम होता है उससे देख रहे हैं तो ये क्या है, लिविंग है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। और इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो द लिविंग फिनोमिना ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं, हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे कि जो लिविंग फिनोमिनन क्या होता है, ठीक है गाइस। अब मैं बता देती हूँ आपको ये लिविंग फिनोमिनन क्या है, ठीक है। ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी जो इसमें लिखा है ना, देखो ये लिखा है यहाँ पे, इमर्जेंट प्रॉपर्टी, हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दिस फिनोमिना इज टूडे हायरार्किकल, ये सब, तो ठीक है। ये क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो जो इमर्जेंट, देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि सेल से क्या बना है, सेल से बना है आपका टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से क्या बना है, सेल मतलब यहाँ पे क्या है, कोशिका, ठीक है, कोशिका से बना है टिश्यू से बना है आपका, टिश्यू से क्या बनता है आपका बनता है, सॉरी गाइस गलत हो गया, आप देखते हैं, हाँ, तो सेल से बना है आपका टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से बना है आपका ऑर्गन्स, ठीक है। अभी आप इतने लेवल पर देखिए ऑर्गन, और ऑर्गन से ही क्या बना है आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब हमारे सारे बहुत सारे, फिर ये क्या बना, ऑर्गन सिस्टम लेवल बना, फिर आपका ऑर्गेनिज्म बना। सो गाइस यही क्या है आपका, ये हायरार्किकल लेवल है, ठीक है, किसके अंदर, इमर्जेंट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है गाइस। अब क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर वी कैन से, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। हमारा डीएनए कैसा है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है कि नहीं, ठीक है, इवॉल्विंग, ठीक है, सेल्फ रेगुलेट भी कर सकते हैं हम अपने को, तो ये हम क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग है, ठीक है। तो अब इसकी लास्ट लाइन में क्या बोला है कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोल रहे, बायोलॉजी क्या है, स्टोरी है इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन यानी कि जब हम मतलब धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं तो इवोल्यूशन तो हो रहा है, ठीक है, हमारे अंदर अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। तो बायोलॉजी क्या है, स्टोरी है, कहानी है, किसकी, इवोल्यूशन की, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कहाँ, अर्थ के अंदर, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अदर बाय द शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटीरियल बट टू वेराइंग डिग्रीज। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो एंसेस्टर हैं उनसे हमारे क्या है, मिलते जुलते कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको यहीं फिनिश कर रही हूँ, चैप्टर को यहीं रोक रही हूँ आपको। सो गाइज
कल जो हम पढ़ेंगे जो आगे का वो है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। सो गाइज आने वाले अगले लेक्चर में हम जो पार्ट 2 होगा उसमें हम पढ़ लेंगे। सो गाइज तब तक के लिए धन्यवाद। ओके गाइज, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज।